आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सुकून की तलाश करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि असली कामयाबी और शांति कहाँ छिपी है? आपका स्वागत है माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में। चलिए आज एक ऐसी कहानी में डूबते हैं जो बीकानेर की उन तपती रेतीली गलियों से शुरू होती है, जहां हवा में सिर्फ धूल नहीं बल्कि कुछ नया कर गुजरने का जज्बा भी उड़ता था। कल्पना कीजिए एक 18 से 20 साल के नौजवान की, जिसका नाम है आर्यन। आर्यन आज के जमाने का लड़का है, हाथ में स्मार्टफोन है और सर पर करियर का भारी बोझ। उसे लगता है कि बिना बड़ी डिग्री या भारी निवेश के कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता, पर उसे क्या मालूम कि उसके पुरखों की विरासत में एक ऐसा मंत्र छिपा है जो महज 5 पैसे के भुजिया के पैकेट से 5000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। आर्यन अक्सर अपने दादाजी के पास बैठता, जो उसे पुराने दिनों की बातें सुनाते। दादाजी कहते थे कि बेटा, कामयाबी सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि ज़बान के स्वाद और नीयत की साफ सफाई से आती है। आर्यन को ये बातें पहले पहले तो महज कहानियां लगती थी, पर जैसे जैसे वो गहराई में उतरा, उसे समझ आया कि अनुशासन, डिसिप्लिन और स्पष्टता, क्लैरिटी कोई किताबी शब्द नहीं बल्कि जीने का तरीका है। बीकानेर के उस छोटे से बाजार में, जिसे भुजिया बाजार कहते हैं, वहां एक गूंज थी। आर्यन के परदादा, जिन्हें प्यार से सब हल्दीराम बुलाते थे, वे कोई मामूली हलवाई नहीं थे। उन्होंने उस दौर में रिस्क लिया जब लोग सिर्फ सुरक्षित रास्तों पर चलना जानते थे। उन्होंने भुजिया को महज एक नाश्ता नहीं बल्कि एक पहचान बना दिया। आर्यन ने महसूस किया कि कैसे हल्दीराम जी ने पुरानी परंपराओं को तोड़ा नहीं बल्कि उनमें नए प्रयोगों, इनोवेशन का तड़का लगाया। जैसे बीकानेर की वो मशहूर मोट की दाल की भुजिया, हल्दीराम जी ने समझ लिया था कि अगर लोगों के दिलों तक पहुंचना है तो उन्हें वो देना होगा जो उनकी मिट्टी से जुड़ा हो, पर जिसका अंदाज बिल्कुल नया हो। आर्यन अपनी रोजाना की कशमकश में उलझा रहता था कि नौकरी छोड़ूं या अपना कुछ शुरू करूं। उसे डर लगता था कि अगर फेल हो गया तो। पर हल्दीराम जी की कहानी उसे सिखाती है कि जब आप शून्य पर होते हैं तब खोने को कुछ नहीं होता, सिर्फ पाने के लिए पूरा आसमान होता है। आर्यन के मन में अक्सर ये सवाल उठता कि क्या सच में सिर्फ अच्छी चीज बनाने से काम चल जाता है? फिर उसे याद आया कि कैसे हल्दीराम जी ने अपने उत्पाद को डूंगर सेव का नाम दिया था, बीकानेर के महाराजा के नाम पर। यह महज एक नाम नहीं था, यह एक ब्रांडिंग की शुरुआत थी। एक एहसास था कि जो इसे खा रहा है वो कुछ खास है। आर्यन को समझ आया कि आज के डिजिटल दौर में भी बुनियादी सिद्धांत वही है, भरोसा और गुणवत्ता, क्वालिटी। दादाजी उसे बताते कि कैसे हल्दीराम जी सुबह 7 बजे दुकान पर पहुंच जाते थे, चाहे ग्राहक आए या ना आए, क्योंकि उनका वादा, कमिटमेंट खुद से था। आर्यन ने सोचा, क्या मैं अपने काम के प्रति इतना ही वफादार हूं? क्या मेरी नीयत में भी वही ईमानदारी है जो 50 पैसे के हिसाब में भी जरा सी ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं करती थी? रिश्तों की कड़वाहट और परिवार के बंटवारे अक्सर इंसान को तोड़ देते हैं। आर्यन ने देखा कि कैसे हल्दीराम जी को भी एक समय घर और जमाजमाया कारोबार छोड़ना पड़ा, वो भी महज अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए। वो पल जब इंसान के पास जेब में फूटी कौड़ी ना हो और सर पर छप्पर ना हो, वो असली इम्तिहान होता है। पर हल्दीराम जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मूंग की दाल की चाट बेची, गलियों में घूमे, पर अपनी कला पर भरोसा रखा। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी अपनी छोटी छोटी परेशानियां, जैसे बॉस की डांट या प्रोजेक्ट की डेडलाइन, कितनी तुच्छ है। असली संघर्ष तो वो है जहां आप अपनी पहचान फिर से खरोंच कर स्क्रैच बनाते हैं। कहानी सिर्फ बीकानेर तक नहीं रुकी। आर्यन की नजरों के सामने वो नजारा घूमने लगा जब उसके परिवार ने कोलकाता जैसे बड़े शहर का रुख किया। एक ऐसी जगह जहां की भाषा अलग थी, लोग अलग थे, पर स्वाद की कोई सीमा नहीं होती। आर्यन ने समझा कि विस्तार, एक्सपांशन के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती
बल्कि सही रिश्तों, रिलेशनशिप्स और मौके को पहचानने वाली पारखी नजर की जरूरत होती है। उसके बड़े ताऊजी शिव किशन जी जब नागपुर गए तो उनके पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, बस एक जिम्मेदारी थी। नागपुर की वो गर्मी और वो गुंडागर्दी जहां लोग दुकान पर आकर पैसे देने से मना कर देते थे, पर शिव किशन जी ने डटकर मुकाबला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार पीछे हटे तो फिर कभी सर नहीं उठा पाएंगे। आर्यन को अपनी जिंदगी के बिखरे हुए टुकड़े जुड़ते नजर आने लगे। उसे समझ आया कि धीरज, पेशेंस और दृढ़ता, परसिस्टेंस महज शब्द नहीं है, ये वो औजार है जिनसे किस्मत की लकीरें बदली जाती है। उसे याद आया कि कैसे उसके परिवार ने दिल्ली आने का सपना देखा, पर 2 बार ठगे गए, पैसे डूब गए। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। चांदनी चौक की वो छोटी सी 8x11 की दुकान आज एक विशाल साम्राज्य बन चुकी है। आर्यन ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और एक लंबी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि डर तो सबको लगता है, पर जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो महज शुरुआत है उस सफर की जिसने एक छोटे से नाम को करोड़ों की जुबान तक पहुंचा दिया। आर्यन अब बीकानेर की उन यादों से निकलकर खुद को एक बड़े चौराहे पर खड़ा पाता है। उसके मन में अक्सर ये द्वंद्व चलता कि क्या स्थिरता ही सब कुछ है या आगे बढ़ना ही जीवन का असली नाम है। उसके दादाजी अक्सर कहते थे कि बेटा, संतोष इंसान को सुला देता है, पर महत्वाकांक्षा उसे मीलों चलाती है। आर्यन ने महसूस किया कि 1940 के दशक में जब उसका परिवार बीकानेर में अच्छी खासी पैठ बना चुका था, तब भी उनके मन में एक अनकही बेचैनी थी। वो 5 पैसे और 10 पैसे की मुनाफे वाली भुजिया अब हजारों किलो की मांग में बदल रही थी। पर असली चुनौती तब आई जब घर की 4 दीवारी के भीतर के मनमुटाव व्यापार की दहलीज तक पहुंच गए। आर्यन ने देखा कि कैसे रिश्तों की दरारें कभी कभी इंसान को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर देती है। जब उसके परिवार ने कोलकाता का रुख किया तो वो महज एक व्यावसायिक फैसला नहीं था, बल्कि अपनी पहचान को एक नए सिरे से गढ़ने की जिद थी। आर्यन ने सोचा कि बिना भाषा जाने, बिना किसी जान पहचान के कोई कैसे एक अनजान शहर में अपनी जगह बना सकता है। उसके बड़ों ने उसे सिखाया कि मेहनत की कोई भाषा नहीं होती। कोलकाता की उन तंग गलियों में लकड़ी के चूल्हों पर कढ़ाइयां चढ़ाना और अखबार के टुकड़ों में भुजिया बेचना कोई आसान काम नहीं था, पर वहां भी स्वाद ने अपना रास्ता खुद बनाया। आर्यन को यह जानकर ताज्जुब हुआ कि कैसे उसके परिवार ने बंगालियों के चटखारे वाले स्वाद को समझा और अपने नमकीन में नए प्रयोग किए। नागपुर की कहानी तो और भी दिलचस्प थी। आर्यन ने महसूस किया कि कैसे एक छोटी सी जरूरत, एक बहन की मदद करने की इच्छा एक नए साम्राज्य की नींव बन गई। उसके ताऊजी शिव किशन जी जब वहां गए तो उन्हें लगा था कि ये कुछ हफ्तों का काम है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नागपुर में न तो बीकानेर जैसा माहौल था और न ही कोलकाता जैसी रफ्तार। वहां तो लोग बाहरी लोगों को शक की निगाह से देखते थे। आर्यन ने अपने ताऊजी के उन संघर्षों को याद किया जब गुंडे दुकान पर आकर तोड़फोड़ करते थे। उस समय सिर्फ ताकत ही काम नहीं आई, बल्कि उसूलों पर टिके रहने की हिम्मत ने उन्हें जीत दिलाई। आर्यन ने एक गहरी बात समझी कि व्यापार सिर्फ चीजें बेचना नहीं है, बल्कि ग्राहकों की नब्ज को पहचानना है। नागपुर में उन्होंने देखा कि वहां के लोगों को मीठा बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, उन्होंने काजू कतली जैसे नए स्वाद पेश किए जो देखते ही देखते शहर की पसंद बन गए। आर्यन को लगा कि असली इनोवेशन वही है जो लोगों की जरूरत को उनके कहने से पहले ही समझ ले। उसे अपने करियर की उलझनों का हल अब साफ दिखने लगा था। चाहे जमाना कोई भी हो, क्वालिटी और कस्टमर के प्रति वफादारी ही असली पूंजी है। लेकिन कामयाबी की अपनी एक कीमत होती है। जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, भाइयों के बीच के मतभेद भी गहरे होने लगे। आर्यन ने देखा कि कैसे इलाकों का बंटवारा, टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ
ताकि हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बन सके। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा कि कैसे एक ही नाम के नीचे 3 अलग अलग साम्राज्य चल रहे थे। पर यही वो दौर था जब हल्दीराम का नाम सिर्फ बीकानेर की गलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने की तैयारी करने लगा। आर्यन ने महसूस किया कि जब आप बड़े सपने देखते हैं तो छोटे झगड़ों से ऊपर उठना ही पड़ता है। दिल्ली का सफर किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। आर्यन ने कल्पना की कि कैसे उसके परिवार ने राजधानी के सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच अपनी जगह बनाई होगी। 1983 में चांदनी चौक में पहली दुकान खोलना एक बहुत बड़ा दाव था। और फिर 1984 की वो काली रात, जब दंगों की आग में उनका सब कुछ जलकर राख हो गया। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए ये सोचकर कि कैसे उसके बड़ों ने उस मलबे से फिर से खड़े होने की हिम्मत जुटाई होगी। उस आग ने उनके बिजनेस को नहीं जलाया, बल्कि उनके इरादों को और भी फौलादी बना दिया। आर्यन को अब लगने लगा था कि उसकी अपनी जिंदगी की परेशानियां तो सिर्फ धूल के कण के बराबर है। असली नायक वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा ताकत के साथ खड़ा होता है। दिल्ली की उस राख से एक ऐसा फीनिक्स पैदा हुआ जिसने आने वाले दशकों में भारतीय स्नैक्स इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और उसमें एक बात लिखी, अनुभव कभी बेकार नहीं जाता, बशर्ते आप उसे सही दिशा में मोड़ना जानते हो। सफर अभी जारी था और दिल्ली की उन गलियों में अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। क्या आप भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार मान रहे हैं? याद रखिएगा, माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम संघर्ष की उन कड़ियों को जोड़ते हैं जो आपको आपकी असली शक्ति से रूबरू कराती है। कहानी का अगला हिस्सा और भी गहरा और चौंकाने वाला होने वाला है। आर्यन को अब लगने लगा था कि जिंदगी में सब कुछ जलकर राख हो जाने के बाद भी जो बचता है वो है इंसान का ज़मीर और उसकी जिद। 1984 के उन दंगों ने दिल्ली के उस छोटे से ठिकाने को मलबे में बदल दिया था, पर मनोहर लाल और उनके भाइयों के हौसलों में एक अजब सी तपिश थी। आर्यन ने सोचा कि अक्सर हम एक छोटी सी नाकामी से टूट जाते हैं, पर यहां तो पूरी दुकान और घर धुएं में तब्दील हो गए थे। मनोहर लाल जी ने उस वक्त हार नहीं मानी, बल्कि उसे अपनी किस्मत की नई शुरुआत समझ लिया। उन्होंने डबल शिफ्ट में काम करना शुरू किया, रात को मिठाई बनाना और दिन में नमकीन। आर्यन को यह जानकर हैरानी हुई कि कैसे एक इंसान अपनी थकान को भी अपनी ताकत बना सकता है। मनोहर लाल जी का मानना था कि अगर आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए तो दुनिया आपको भूल जाएगी, पर अगर आप काम में डूब गए तो वक्त खुद आपका हाथ थाम लेगा। आर्यन के लिए मनोहर लाल जी की कहानी महज एक बिजनेस की कहानी नहीं थी, बल्कि एक विद्रोही की दास्तां थी। मनोहर लाल अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और बीकॉम की डिग्री ली थी। शुरुआत में उनका मन इस पुश्तैनी काम में बिल्कुल नहीं था। वे चार्टर्ड अकाउंटिंग करना चाहते थे, पर जब वे कोलकाता गए और वहां की दुनिया देखी तो उन्हें समझ आया कि जो लॉन्च पैड उनके पास घर पर है उसे छोड़कर बाहर भटकना समझदारी नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपने बिजनेस को प्रोफेशनल बनाने में करेंगे। आर्यन को अपनी डिग्री अब एक बोझ नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह लगने लगी थी। मनोहर लाल जी ने जब काम संभाला तो उन्होंने देखा कि चीजें बहुत ही पुराने ढंग से चल रही थी। कोई हिसाब नहीं था कि कितना नमकीन तौला जा रहा है या कितनी बर्बादी हो रही है। एक मजेदार किस्सा याद आया आर्यन को। मनोहर लाल जी ने महसूस किया कि उनके यहां जो बेसन इस्तेमाल होता है वो बाहर से पिसा हुआ आता है। चक्की वाले कहते कि माल बढ़िया है और उनके पिता मूलचंद जी मान लेते। मनोहर लाल ने जिद की कि हम अपनी चक्की लगाएंगे ताकि क्वालिटी हमारे हाथ में हो। उनके पिता को लगा कि ये पड़ोसी से झगड़ा मोल लेने वाली बात है, शोर होगा
रिश्ते खराब होंगे। पर मनोहरलाल ने साफ कह दिया कि अगर पड़ोसी को शोर से दिक्कत है तो वो उसकी समस्या है, हमारी नहीं। उन्होंने चुपके से एक पल्वराइज मशीन मंगवा ली। पड़ोसी चिल्लाता रहा कि उसके बर्तन खनखना रहे हैं, पर मनोहरलाल अपनी जिद पर अड़े रहे। आर्यन ने सीखा कि कभी कभी अनुशासन बनाए रखने के लिए आपको अपनों से भी लड़ना पड़ता है। असली बदलाव तब आया जब मनोहरलाल ने पैकेजिंग की तरफ ध्यान दिया। उस जमाने में नमकीन प्लास्टिक की थैली में स्टेपलर लगाकर बेचा जाता था और उस पर नाम की स्याही हाथ लगाते ही मिट जाती थी। मनोहरलाल ने सोचा कि जब ग्राहक को पता ही नहीं चलेगा कि उसने किसका माल खाया है तो वो दोबारा कैसे आएगा। वे चोरी छिपे दिल्ली आए और फ्लेक्सो प्रिंटिंग करने वालों से मिले। ये प्रिंटिंग महंगी थी। जहां लेटर प्रेस के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे, वही इसके लिए 10 से 20 पैसे प्रति पैकेट का खर्च था। उनके पिता और दादाजी इस फालतू खर्चे के सख्त खिलाफ थे। उनके पिता ने पूछा, हम खाएंगे क्या अगर सारा पैसा थैली पर लगा देंगे? पर मनोहरलाल ने कहा कि मुझे कुछ महीनों का वक्त दीजिए, अगर बिक्री नहीं बढ़ी तो हम पुराने तरीके पर लौट आएंगे। आर्यन ने महसूस किया कि बिजनेस में रिस्क लेना जुआ नहीं, बल्कि एक सोची समझी गणना, कैलकुलेटेड मूव है। नतीजा वही हुआ जो मनोहरलाल ने सोचा था। चमकदार और साफ सुथरे पैकेट देखकर ग्राहक खिंचे चले आए। अब लोग सिर्फ नमकीन नहीं, हल्दीराम मांगते थे। आर्यन ने समझा कि ब्रांडिंग महज विज्ञापन नहीं है, बल्कि ग्राहक का भरोसा जीतना है। मनोहरलाल की जिद यही नहीं रुकी। वे बीकानेर रेलवे स्टेशन के पास की दुकान हथियाना चाहते थे ताकि मुसाफिर जाते जाते उनका माल ले जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने दादाजी के उसूलों का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने एक दोस्त से एडवांस दिलवा दिया और फिर दादाजी से कहा कि अब तो हम जुबान दे चुके हैं, क्या आप अपनी साख दाव पर लगाएंगे? दादाजी को मजबूरन हाँ कहना पड़ा। आर्य मुस्कुरा उठा। कामयाबी के लिए कभी कभी टेढ़े रास्ते भी सीधी नियत से तय किए जाते हैं। ये वो दौर था जब हल्दीराम का नाम बीकानेर और दिल्ली की गलियों से निकलकर हर घर की रसोई तक पहुंचने लगा था। मनोहरलाल जी की मेहनत रंग ला रही थी, पर साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि मनोहरलाल जी का दर्शन बहुत सीधा था। ग्राहक ही भगवान है और जो हमें घर चलाने के पैसे दे रहा है उसे कभी खराब माल नहीं मिलना चाहिए। आर्यन को लगा कि उसके हाथ में जो चाय का कप है, उसका हर घूंट उसे एक नई स्पष्टता, क्लैरिटी दे रहा है। उसे समझ आया कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस अपनी जिद और मेहनत का सही मेल बिठाना होता है। दिल्ली की चकाचौंध के बीच मनोहरलाल जी ने अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़ी। आर्यन ने देखा कि कैसे आज भी मनोहरलाल जी अपने कर्मचारियों से सीधे मिलते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं। उनके लिए पदक्रम से ज्यादा जरूरी इंसानियत थी। आर्यन ने अपनी डायरी के अगले पन्ने पर लिखा, अगर आप अपने काम को अपनी इबादत बना ले तो बरकत अपने आप आती है। पर क्या ये कामयाबी सिर्फ मेहनत से आई थी, या इसमें कुछ और भी था जो आर्यन को अभी ढूंढना बाकी था? अगले हिस्से में हम उन कड़वे सच का सामना करेंगे जिसने इस सुनहरे साम्राज्य की बुनियाद को हिला दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक भाई दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या होता है? कहानी का अगला पड़ाव हमें अदालतों की उन ठंडी गलियों में ले जाएगा जहां सालों से एक जंग जारी है। आर्यन अब अपनी डायरी के उन पन्नों को पलट रहा था जहां कामयाबी की चमक थोड़ी धुंधली होने लगी थी। अक्सर जब कोई पेड़ बहुत विशाल हो जाता है तो उसकी अपनी ही शाखाएं एक दूसरे की धूप रोकने लगती है। वो सोचने लगा कि क्या हर बड़े घराने में एक ऐसा किरदार होता है जिसे सब ब्लैक शीप यानी परिवार की काली भेड़ कहते हैं। हल्दीराम के इस बढ़ते साम्राज्य में भी एक ऐसा ही नाम उभर कर आया, प्रभु शंकर अग्रवाल। प्रभु
जिसे कोलकाता के बिजनेस की विरासत मिली थी। आर्यन ने महसूस किया कि प्रभु की कहानी उसूलों और महत्वाकांक्षा एम्बिशन की वो टक्कर है जहां अक्सर इंसान रास्ता भटक जाता है। जहां एक तरफ मनोहरलाल दिल्ली में मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पेश कर रहे थे, वहीं प्रभु शंकर की दुनिया थोड़ी अलग थी। प्रभु का मानना था कि इस बेरहम बाजार में ताकत और पैसा, मसल पावर एंड मनी ही वो दो भाषाएं हैं जो सब समझते हैं। आर्यन को याद आया कि कैसे 1975 के उस मजदूर संघ यूनियन स्ट्राइक के हंगामे ने प्रभु के मन में एक गहरा डर और अविश्वास पैदा कर दिया था। उस वक्त प्रभु ने देख लिया था कि कैसे भीड़ आपके घर को घेर सकती है और आपकी रोजी रोटी छीन सकती है। शायद उसी दिन से उसने तय कर लिया था कि वो शिकार बनने के बजाय शिकारी बनेगा। आर्यन अक्सर सोचता कि क्या ये वही हल्दीराम का नाम है जिसे उसके दादाजी ने अपनी आंखों का तारा माना था। 1991 का साल एक अजीब सा मोड़ लेकर आया, जहां एक तरफ देश में उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की लहर थी, वहीं इस परिवार में बंटवारे की कड़वाहट जहर घोल रही थी। रमेश्वरलाल जी, जो कोलकाता के सर्वेसरवा थे, उनके निधन के बाद भाइयों के बीच की वो कच्ची डोर टूट गई जो सबको बांधे हुए थी। आर्यन ने अपनी पुरानी यादों में ढूंढा कि कैसे एक ही नाम के लिए भाई के खिलाफ अदालत की उन ठंडी गलियों में खड़ा हो गया। हल्दीराम भुजिया वाला बनाम हल्दीराम्स। ये महज एक ट्रेडमार्क की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये वर्चस्व, डोमिनेंस का वो खेल था जिसने बरसों पुराने रिश्तों को राख कर दिया। आर्यन ने महसूस किया कि जब आप एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं तो आप चोट भी वही करते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। दिल्ली और कोलकाता के बीच का वो 24 साल लंबा अदालती युद्ध, लीगल बैटल, करोड़ों रुपयों और हजारों घंटों की बर्बादी की दास्तां बन गया। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आर्यन ने कांपते हाथों से उस अखबार की कटिंग को देखा जहां 2005 की उस घटना का जिक्र था। प्रभु शंकर, जो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, उनका नाम एक हत्या की साजिश, अटेम्प्टेड मर्डर में आया। वो वीआईपी रोड की वो जमीन और वो छोटी सी चाय की दुकान जिसे प्रमोद शर्मा नाम का एक आम आदमी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। प्रभु को लगा होगा कि कुछ पैसे फेंककर या थोड़ा डराकर उस छोटे से दुकानदार को रास्ते से हटा दिया जाएगा, पर शायद वो भूल गए थे कि स्वाभिमान की कोई कीमत नहीं होती। आर्यन ने सोचा कि कैसे एक इंसान अपनी सफेद कुर्ते जैसी साख पर सुपारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ऐसा दाग लगा सकता है जिसे धोना नामुमकिन हो। जब उस चाय वाले पर गोलियां चली तो वो गोलियां सिर्फ उस पर नहीं बल्कि हल्दीराम के उस भरोसे पर चली थी जिसे 3 पीढ़ियों ने खून पसीने से सींचा था। प्रभु शंकर को जेल की उन 4 दीवारी के पीछे रहना पड़ा। आर्यन ने कल्पना की कि एक ऐसा आदमी जिसके पास करोड़ों का साम्राज्य हो, वो जेल की एक काल कोठरी में कैसा महसूस करता होगा। वहां कोई मखमली गद्दे नहीं थे, सिर्फ पछतावा और अपनी की हुई गलतियों की गूंज थी। दिलचस्प बात यह है कि प्रभु ने जेल में रहते हुए अपने पोते की एक पेंटिंग बनाई थी। आर्यन को लगा कि शायद उस कलाकार के भीतर भी कहीं न कहीं एक मासूम दिल बचा था, पर महत्वाकांक्षा के बोझ ने उसे दबा दिया था। दिल्ली वाले भाई मनोहरलाल इस घटना से बहुत दुखी थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि चाहे हम साथ पले बढ़े हों, पर गलत काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। आर्यन ने समझा कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचना आसान है, पर वहां अपनी इंसानियत को बचाए रखना सबसे मुश्किल काम है। रिश्तों की इस खींचतान में अगली पीढ़ी के बच्चे जैसे प्रतीक और आंचल भी पिस रहे थे। उन्हें अपने स्कूल और कॉलेज में उन सवालों का सामना करना पड़ता था जो उनके बड़ों ने खड़े किए थे। आर्यन ने महसूस किया कि विरासत में सिर्फ बैंक बैलेंस और फैक्ट्रियां नहीं मिलती,
बल्कि कभी कभी वो काले साए, डार्क शैडोज भी मिलते हैं जो आपके नाम के साथ चिपक जाते हैं। प्रतीक, जो प्रभु शंकर का बेटा है, वो आज के दौर का पढ़ा लिखा नौजवान है। वो अपने पिता की विरासत को तो संभाल रहा है, पर उसके कंधों पर उन पुराने मुकदमों और बदनामी का भारी बोझ भी है। आर्यन ने सोचा कि क्या प्रतीक उस जहर को अमृत में बदल पाएगा? क्या वह इन कानूनी झमेलों, लीगल एंटेंगलमेंट्स से निकलकर एक नई और साफ पहचान बना पाएगा? आज जब आर्यन दिल्ली के उन आलीशान ग्लास एंड स्टील वाले दफ्तरों को देखता है और फिर कोलकाता की उन पुरानी यादों को टटोलता है, तो उसे एक बड़ी सीख मिलती है। वो सीख ये है कि बिजनेस और परिवार के बीच की वो पतली लकीर, थिन लाइन, कभी पार नहीं करनी चाहिए। दादाजी अक्सर कहते थे कि बेटा, पैसा तो आता जाता रहता है, पर जो साख एक बार चली जाए वो 7 पुश्तों तक वापस नहीं आती। आर्यन ने अपनी डायरी बंद की और महसूस किया कि सफलता की असली परिभाषा ये नहीं है कि आप कितने बड़े बैरन बने, बल्कि ये है कि आपने कितने साफ दिल से उस मुकाम को हासिल किया। कहानी के इस हिस्से ने उसे डराया भी और एक आईना भी दिखाया। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आज हमने देखा कि कैसे कामयाबी की चकाचौंध के पीछे कभी कभी अंधेरी गलियां भी होती है, पर क्या इस अंधेरे के बाद कोई नई रोशनी आएगी? क्या अगली पीढ़ी इन जख्मों को भर पाएगी? कहानी अभी और भी गहरे सवालों की ओर बढ़ रही है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम सफर के लिए जहां हम देखेंगे कि कैसे इन सब उतार चढ़ाव के बावजूद ये साम्राज्य आज भी सीना ताने खड़ा है? आर्यन अक्सर सोचता कि क्या ये वही परिवार है जिसने बीकानेर की तपती रेत में पसीना बहाकर एक साम्राज्य खड़ा किया था। आज वही खून, वही डीएनए एक दूसरे के सामने अदालतों की ठंडी फाइलों में सिमट कर रह गया था। वो अपनी बालकनी में बैठा हुआ दूर जलती हुई रोशनी को देख रहा था और उसे अपने दादाजी की वो बात याद आ रही थी कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना अहंकार होता है। ये कहानी अब महज भुजिया या स्वाद की नहीं रह गई थी। ये कहानी बन गई थी इलाकों, टेरिटरी की। आर्यन को समझ आया कि 1991 का वो साल, जो देश के लिए बदलाव का साल था, इस परिवार के लिए एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध, वॉर की शुरुआत था। उसके बड़ों ने उसे बताया था कि कैसे सालों से चली आ रही वो अनकही कड़वाहट अब कागजों पर उतर आई थी। दिल्ली और कोलकाता के बीच की वो लकीर, जो कभी प्यार से खींची गई थी, अब एक ऐसी दीवार बन चुकी थी जिसे फांदना नामुमकिन लग रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि जब 1974 में साझेदारी, पार्टनरशिप टूटी थी, तो एक डिसोल्यूशन डीड लिखी गई थी। एक ऐसा दस्तावेज जिसने तय किया था कि कौन कहां अपना परचम लहराएगा। उस कागज ने मूलचंद जी को पूरे भारत का अधिकार दिया था, सिवाय पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के, जो कमला देवी और उनके बेटों के हिस्से में आया था। आर्यन के मन में एक टीस उठी ये सोचकर कि कैसे एक कागज का टुकड़ा रिश्तों की गर्माहट को कानूनी दाम पेंच, लीगल एंटेंगलमेंट्स में बदल देता है। उसे याद आया कि 1980 के दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही अगली पीढ़ी के सपने बड़े हुए, सरहदें छोटी पड़ने लगी। दिल्ली की चकाचौंध सबको अपनी ओर खींच रही थी। कोलकाता वाले भाइयों को लगा होगा कि दिल्ली सिर्फ मनोहरलाल की नहीं है, उस पर उनका भी हक है। आर्यन ने कल्पना की उस दिन की जब अशोक अग्रवाल ने दिल्ली में अपना कदम रखा होगा। मनोहरलाल जी के लिए ये महज एक नया कॉम्पिटिटर नहीं था, बल्कि ये उस भरोसे का टूटना था जो उनके पिता और ताऊजी ने एक दूसरे को दिया था। जिस दिन अशोक अपनी दुकान का उद्घाटन, इनॉग्रेशन करने वाले थे, ठीक उसी दिन अदालत का वो स्टे ऑर्डर उनके हाथ में थमाया गया। आर्यन ने सोचा कि उस पल में कैसा महसूस हुआ होगा। वो गुलाल, वो मिठाइयां और वो सजावट सब एक पल में फीकी पड़ गई होंगी। यहीं से शुरू हुआ वो 24 साल लंबा सिलसिला जहां भाई के खिलाफ खड़ा था। आर्यन को ताज्जुब होता था
कि कैसे लोग एक नाम, ब्रांड नेम के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हल्दीराम भुजिया वाला, हल्दीराम भुजिया वाला या हल्दीराम, हल्दीराम्स। इन चंद अक्षरों के लिए हजारों घंटे अदालतों में बर्बाद किए गए और करोड़ों रुपए वकीलों की फीस में बह गए। उसे याद आया कि कैसे मनोहरलाल जी और मधुसूदन जी को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़ते थे। आर्यन ने महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये साख, रेप्यूटेशन की लड़ाई थी। दिल्ली वाले भाइयों को डर था कि अगर कोलकाता का अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड काम यहां फैल गया तो सालों की मेहनत से बनाई गई उनकी क्वालिटी की छवि धूमिल हो जाएगी। वही कोलकाता वाले भाइयों को लगता था कि उनके साथ अन्याय, इनजस्टिस हुआ है। आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा कि रिश्तों में जब संवाद, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है तो वकील अपनी जगह बना लेते हैं। अदालतों की उन बहसों के बीच आर्यन ने एक और बात सीखी, ट्रेडमार्क का खेल। उसे पता चला कि 1972 में ही इस नाम को रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिशें शुरू हो गई थी। पर असली पेच तब फंसा जब रमेश्वरलाल जी और उनके बेटों ने कोलकाता में चुपके से अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की। आर्यन ने सोचा कि क्या सच में परिवार में इतना अविश्वास, मिसट्रस्ट था कि कोई अपनी ही जड़ों को काटने की कोशिश करे। 2013 में जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड आईपैब का फैसला आया तो उसने साफ कर दिया कि हल्दीराम जी ही इस नाम के असली मालिक थे और रमेश्वरलाल जी सिर्फ इसके उपयोगकर्ता, परमिटेड यूजर थे। ये जीत शायद मनोहरलाल जी की थी, पर आर्यन को लगा कि इस लंबी लड़ाई में हार तो पूरे परिवार की हुई थी। बरसों की वो यादें, वो एक साथ खाना खाना और वो हंसी मजाक, सब उस कानूनी लड़ाई की भेंट चढ़ गए थे। आर्यन ने देखा कि कैसे ये नफरत की आग अगली पीढ़ी, जेनरेशन तक भी पहुंच गई। उसके चचेरे भाई बहन आज भी एक दूसरे को शंका की निगाह से देखते हैं। जहां एक तरफ मनोहरलाल जी की पीढ़ी ने दिल्ली को एक कॉरपोरेट लुक दिया, वही कोलकाता में आज भी वो पुरानी शैली, ट्रेडिशनल स्टाइल हावी थी। आर्यन को महसूस हुआ कि ये सिर्फ जगहों का बंटवारा नहीं था, ये सोच का बंटवारा था। वो अक्सर सोचता कि क्या कभी कोई ऐसी सुबह आएगी जब ये दोनों पक्ष अपनी कड़वाहट छोड़कर एक मेज पर बैठेंगे। क्या सच में स्वाभिमान इतना बड़ा होता है कि वो प्रेम को भी निगल जाए? उसे अपनी मां की कही वो बात याद आई कि बेटा, जब बर्तन एक जगह होते हैं तो खटकते ही हैं, पर अगर वो टूट जाए तो उनकी आवाज बहुत चुभती है। आर्यन के लिए ये रियलाइजेशन बहुत गहरा था कि सफलता की चमक बाहर से जितनी लुभावनी लगती है, उसके पीछे के संघर्ष और टूटन उतनी ही दर्दनाक होती है। उसने महसूस किया कि कैसे मनोहरलाल जी ने हर महीने कोलकाता की अदालतों के चक्कर काटे, थकान और तनाव को झेला, पर अपनी साख के साथ समझौता नहीं किया। वही प्रभु शंकर जी की अपनी अलग परेशानियां थी। आर्यन ने समझा कि जब आप एक ब्रांड बनते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाते, आप एक जिम्मेदारी बन जाते हैं। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा। रात अब और गहरी हो गई थी। उसे लगा कि कहानी के इस हिस्से ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, पर अभी भी कुछ अधूरा है। वो जानता था कि ये साम्राज्य आज भी टिका हुआ है, पर किस कीमत पर? और क्या आने वाला कल इन दरारों को भर पाएगा? आज के इस दौर में जहां हर कोई अपना अपना करने में लगा है, आर्यन को हल्दीराम के इस परिवार की कहानी एक चेतावनी, वार्निंग की तरह लग रही थी। उसे समझ आया कि अनुशासन सिर्फ काम में नहीं, बल्कि भावनाओं, इमोशंस में भी होना चाहिए। उसने अपनी डायरी बंद की और एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि अगली बार जब वो हल्दीराम की भुजिया खाएगा तो उसे उसमें सिर्फ मसालों का स्वाद नहीं, बल्कि उस परिवार के संघर्ष, उनके आंसू और उनकी वो जिद भी महसूस होगी जिसने उन्हें भुजिया बैरन्स
भुजिया बैरन्स बनाया, पर साथ ही उन्हें अपनों से दूर भी कर दिया। कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, जहां आर्यन को उन सवालों के जवाब ढूंढने थे जो अब भी हवा में तैर रहे थे। क्या ये बंटा हुआ साम्राज्य कभी फिर से एक हो पाएगा, या फिर ये अलग अलग दिशाओं में बहती हुई वो नदियां हैं जो कभी नहीं मिलेंगी? आर्यन आज अपनी बालकनी में बैठा हुआ उस शांत रात को देख रहा था, जहां दूर तक फैली शहर की रोशनियां उसे किसी अंतहीन सिलसिले जैसी लग रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा हल्दीराम भुजिया का पैकेट था, जिसे वो अब महज एक स्नैक की तरह नहीं देख पा रहा था। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की इस यात्रा में उसने महसूस किया था कि इस 50 ग्राम के पैकेट के पीछे कितनी पीढ़ियों का पसीना, कितनी रातें और कितनी कड़वाहट छिपी है। उसे याद आया कि कैसे आज ये साम्राज्य 5000 करोड़ से भी बड़ा हो चुका है, पर इसकी शुरुआत बीकानेर की उस छोटी सी गली में महज 5 पैसे से हुई थी। उसने सोचा कि अक्सर हम सिर्फ नतीजों, रिजल्ट्स को देखते हैं, पर जो प्रक्रिया, प्रोसेस उस तक पहुंचने में लगती है, वही असली कहानी है। आर्यन के मन में अब वो आधुनिक फैक्ट्रियों की तस्वीरें घूमने लगी थी, जहां आज हजारों टन नमकीन और मिठाइयां मशीनों से तैयार होती है। उसे याद आया कि कैसे मनोहरलाल जी ने एक बार कहा था कि मशीनें तो सब खरीद सकते हैं, पर हाथ का हुनर और ज़बान का स्वाद मशीन नहीं बना सकती। आज जब हल्दीराम का माल अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया के सुपरमार्केट्स में सलीके से सजा होता है, तो वो महज एक बिजनेस की सफलता नहीं है, बल्कि एक भारतीय स्वाद की वैश्विक जीत, ग्लोबल विक्ट्री है। आर्यन ने कल्पना की उन बड़े बड़े कंटेनरों की, जो हर रोज बंदरगाहों से दुनिया भर के लिए रवाना होते हैं। उसने महसूस किया कि कैसे एक अनपढ़ से दिखने वाले परिवार ने बिना किसी बड़े MBA, ढंबिए सलाहकार के मार्केटिंग और सप्लाई चेन के उन बारीकियों को समझ लिया जिन्हें आज की किताबें पढ़ाती है। आर्यन को यह जानकर बहुत गहरा धक्का लगा था कि आज भी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद इसके मुख्य मालिक, ओनर्स हर रोज अपनी फैक्ट्री में बैठते हैं। उनके लिए आज भी सबसे बड़ा क्वालिटी कंट्रोल उनकी अपनी जीभ है। मनोहरलाल जी या उनके बेटे आज भी रोज सुबह उस ताजा बने नमकीन को चखते हैं, ताकि वो स्वाद बरकरार रहे जो उनके दादाजी ने शुरू किया था। आर्यन ने सोचा कि क्या आज के दौर में, जहां सब कुछ आउटसोर्स कर दिया जाता है, वहां इस तरह का समर्पण, डेडिकेशन मुमकिन है? उसे समझ आया कि डिटेलिंग में ही भगवान बसता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, जैसे दाल की नमी कितनी है, तेल का तापमान क्या है, या मसाले का रंग कैसा है, यही वो बातें हैं जो एक ब्रांड को लेजेंड बनाती है। लेकिन इस अपार सफलता के साथ साथ आर्यन को एक गहरी उदासी भी महसूस हो रही थी। उसने देखा कि कैसे अगली पीढ़ी, जो विदेशों में पढ़ी लिखी है, वो इस बिजनेस को प्रोफेशनल तो बना रही है, पर कहीं ना कहीं वो पुराने जमाने की साझा रूह, शेयर्ड सोल खोती जा रही है। आज हल्दीराम के कई फाड़ हो चुके हैं। दिल्ली, नागपुर, कोलकाता और बीकानेर, हर किसी का अपना साम्राज्य है, अपनी फैक्ट्रियां हैं और अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आर्यन ने महसूस किया कि कामयाबी की सबसे बड़ी कीमत अकेलापन, सॉलिट्यूड होती है। आप शिखर पर तो पहुंच जाते हैं, पर आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा कि सच्ची अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में है जिन्हें आप सफलता के रास्ते में पीछे नहीं छोड़ते। आर्यन को ताज्जुब हुआ कि कैसे इन भुजिया बैरन्स ने खुद को कभी किसी विवाद या कैमरे के सामने नहीं रखा। वे हमेशा पर्दे के पीछे रहे, अपना काम करते रहे और अपनी साख को अपने उत्पाद के जरिए बोलने दिया। उसने समझा कि असली ताकत खामोशी, साइलेंस में होती है। आज जब कोई छोटा दुकानदार हल्दीराम का बोर्ड अपनी दुकान पर लगाता है, तो उसे एक सुरक्षा का एहसास होता है।
यही ब्रांड वैल्यू है। आर्यन ने खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस किया और सोचा कि उसकी अपनी जिंदगी भी तो एक नुस्खा, रेसिपी जैसी है। इसमें भी सुख के मीठे पल है, संघर्ष का तीखापन है और अनुभव का खारापन है। अगर वो इन सबको सही अनुपात, प्रोपोर्शन में मिलाना सीख जाए तो उसकी अपनी जिंदगी भी एक मिसाल बन सकती है। उसे अपने ताऊजी और दादाजी की उन कहानियों का सार अब समझ आ रहा था। उन्होंने कभी हार शब्द को अपनी डिक्शनरी में नहीं रखा, चाहे 1984 के दंगे हों या पारिवारिक बंटवारे के कानूनी झगड़े या फिर आधुनिक जमाने की गलाकाट प्रतियोगिता। वे हर बार और मजबूती से खड़े हुए। आर्यन ने महसूस किया कि लचीलापन, रेजिलियंस ही जीवन का असली मंत्र है। वो जो टूटता नहीं बल्कि मुड़कर फिर सीधा हो जाता है, वही टिका रहता है। उसने भुजिया का वो दाना मुंह में रखा और आंखें बंद कर ली। उसे उसमें बीकानेर की वो मिट्टी, कोलकाता की वो उमस, दिल्ली की वो रफ्तार और नागपुर की वो तपिश सब एक साथ महसूस हुई। आर्यन की इस यात्रा ने उसे एक नया इंसान बना दिया था। अब वो महज करियर की दौड़ में दौड़ने वाला एक लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपनी जड़ों की ताकत का अंदाजा हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आपके पास ईमानदारी और गुणवत्ता की पूंजी है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। उसने एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि जिस शांति की तलाश में वो भटक रहा था, वो किसी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति उसी समर्पण और स्पष्टता में छिपी है जो उसने इस कहानी से सीखी। रात अब ढलने को थी और सुबह की हल्की सी सफेदी आसमान पर दिखने लगी थी। आर्यन ने अपनी डायरी बंद की और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे लगा कि अब वो अपनी जिंदगी के नए अध्याय, चैप्टर के लिए तैयार है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। उसे पता था कि रास्ता कठिन हो सकता है, पर जब मंजिल साफ हो और नियत नेक हो तो सफर अपने आप में एक मंजिल बन जाता है। बीकानेर की वो छोटी सी दुकान से लेकर आज के 5,000 करोड़ के साम्राज्य तक का ये सफर उसे ये सिखा गया कि बड़ा बनने के लिए छोटा होने का साहस होना चाहिए। आर्यन मुस्कुराया और अपनी बालकनी से अंदर आ गया। कमरे में एक अजब सा सुकून और ठहराव था। उसने सोचा कि जिंदगी भी तो एक ऐसी ही भुजिया है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी उलझी हुई, पर अगर सही ढंग से तली जाए तो स्वाद लाजवाब होता है। हमें उम्मीद है कि माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ये कहानी आपके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी चिंगारी जरूर सुलगाएगी। याद रखिएगा, हर महान चीज की शुरुआत एक बहुत छोटे और मामूली विचार से होती है। बस जरूरत है उसे पूरे मन से सींचने की। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक में आज की ये यात्रा यही समाप्त होती है, पर यह अंत नहीं है, बल्कि आपके अपने भीतर एक नई शुरुआत है। फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ जो आपकी सोच और आपके जीवन को एक नया नजरिया देगी। तब तक के लिए खुश रहिए, शांत रहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।